नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर आपका राज्य, आपकी खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ करेंगे। खबर बदायूं से है, जहां जिहादी 1 साल से हिंदू युवती के साथ यौन शोषण और धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बना रहा था। आपको बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाकर लगातार जिहादी द्वारा 1 साल से यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि अजीम ने हिंदू युवती को इस्लाम पढ़वाया, मांस खिलाया और साथ ही साथ धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की और इसके लिए वो हिंदू युवती के साथ मारपीट करता रहा, जिसके बाद हिंदू युवती ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस प्रशासन को की। मामले में FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। मेरा नाम दीक्षा साहू है। मैंने अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में शादी की थी। मेरे हस्बैंड का नाम अजीम अली और मेरे ससुर का नाम डॉक्टर शाकिर अली है। उनकी पत्नी का नाम रेशमा बेगम, साइमा बेगम उनकी बेटी है और मेरे जेठ है नदीम अली। उन सब ने मुझ पर इतना प्रेशर डाला, बोल रहे थे कि तुझे धर्म हमारा अपनाना पड़ेगा। उन्होंने मेरा धर्म पूरा चेंज कराने की कोशिश करी और जब मैंने नहीं करी कोशिश तो उन्होंने मुझे मारना तोड़ना और जान से मारने की धमकी। इसीलिए मैं अब कोतवाली आई हूँ उनके चंगुल से बच के। और क्या कहते हैं, मैं उनको समझाने की कोशिश करी पर वो मेरे घर वालों के ही रह रहे थे। वो मुझे ना लेके जा रहे थे, नहीं कुछ कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने मुझे बहुत मारने की धमकी दी। बोले जिंदा जला देंगे हम तुझे अगर तू यहाँ से गई, और मेरे घर वालों को भी मारने की धमकी देते थे। इसी चक्कर में मैंने उनके हक में बयान दिए थे। अब खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां पर एक बार फिर ईसाई मिशनरियों का धर्मांतरण का खेल जारी है। जहां भोले भाले गरीब ग्रामीणों को आर्थिक लालच देकर सनातन से विमुख कर और मूर्ति पूजा का खंडन करने का आरोप उन पर है। ईसाई जो मिशनरी हैं उनके ऊपर, साथ ही साथ ईसाई मिशनरी से पंथ को जोड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। और ये पूरा मामला बिजनौर के थाना शरकोट का है, जहां पर आराजी कंदला में ये देखने को मिला है, जहां ब्रह्मपाल के आवास पर बाहर से आए कुछ ईसाई मिशनरी द्वारा सनातन का विरोध कर मूर्ति पूजन का खंडन करते हुए अपने ईसाई पंथ में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, जिसका ग्रामवासियों ने जमकर विरोध किया। ये लोग ईसाई धर्म से थे, मैं हिंदू समाज से हूँ। ये बंदे इस तरह की किताब लाते और हमारे गांव में आके भोले भाले आदमियों को बहला फुसला के मीटिंग करते जगह जगह चोरी से, और उनको ईसाई धर्म में धर्मांतर कराने के कई सारे नियम बताएं। तो मैं नहीं चाहता ये ऐसा काम हो हमारे गांव में। होंगे 5-6 घर हैं जो बीच बीच में बुलाते हैं इनको। टारगेट किन लोगों को करते हैं? टारगेट ज़्यादातर महिलाओं को करते हैं, क्योंकि सीधी सादी महिला रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं, कुपड़ तो ज़्यादा है गाँव में। वो एकदम बहकावे में आ जा और बे हमारे खिलाफ हो जा, फिर इतनी उनको रस डाल रहे हैं कि मतलब अपने। क्या बताते हैं? मूर्ति पूजा खंडन करते क्या? हाँ बिल्कुल बताते हैं कि अपने घरों में अपनी देवी देवताओं की मूर्ति पूजा नहीं करनी बिल्कुल भी, और जैसा हम कहें वैसे नियम करो तुम। अब खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है, जहां पर सुदर्शन न्यूज की खबर पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। जहां नदियों को अपना असली स्वरूप मिलेगा, वहीं दबंग भूमाफियाओं और अवैध अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मुरादाबाद की गागन नदी के आसपास अतिक्रमण करने वाले माफियाओं को बड़ा झटका लगा है। मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र के पास से गुजरने वाली गागन नदी पर अतिक्रमण हो रहा था। वहीं सुदर्शन न्यूज ने इसे प्रमुखता से दिखाया और इसको लेकर कई अधिकारियों से भी संपर्क किया। खबर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले पर संज्ञान लिया और अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। देखिए, आज वैसे तो हमारी 137वीं बोर्ड बैठक थी, तो विभिन्न मुद्दे उस पर डिस्कस हुए। साथ ही साथ जो है अंत में बोर्ड ने हमें ये भी निर्देश दिया है कि जो नदियां हैं वो शहर के विकास में और उसके जो है सस्टेनेबिलिटी में लॉन्ग टर्म में वो अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। तो किसी भी दशा में जो है उन नदियों के किनारे जो निर्धारित हरित पट्टी का क्षेत्र है, वहाँ पर किसी भी प्रकार से जो है अवैध निर्माण न होने पाए। तो इसके संबंध में ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं और प्राधिकरण भी जो है लगातार वहाँ कार्रवाई करता रहा है। और अब हम लोगों ने जिलाधिकारी मुरादाबाद जी की अध्यक्षता में एक ज्वाइंट टीम यहाँ बनवाई है और अभी हाल ही में उसकी समीक्षा बैठक भी करवाई गई थी। इसमें सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग को निर्देश दिया गया है कि वहाँ जाकर के जो नदी की बेसिन का क्षेत्र है, उस बेसिन के क्षेत्र को चिन्हांकित किया जाए और उसका चिन्हांकन होने के बाद में राजस्व और साथ में जो है पुलिस बल और साथ साथ जो है मुरादाबाद विकास प्राधिकरण और नगर निगम की टीमें वहाँ इकट्ठे जाकर के सिंचाई विभाग के सहयोग से उस अवैध निर्माण को ध्वस्तीकरण करने का कार्य करें। जिस प्रकार से लखनऊ विकास प्राधिकरण और वहाँ के नगर निगम के द्वारा इस तरह की जो है नदी के क्षेत्र को खाली कराने का कार्य किया गया है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक संयुक्त टीम बना करके कार्रवाई की जाए। इस समय हम मौजूद है मुरादाबाद जनपद शहर मुरादाबाद में। बात की जाए तो पीछे दिनों सुदर्शन न्यूज की खबर ने लगातार प्रमुखता से नदियों पर हो रहे अतिक्रमण और अवैध कब्जे को लेकर
मुद्दा उठाया था, जिस पर कहीं ना कहीं अधिकारियों ने भी संज्ञान लिया और सूबे के मुख्यमंत्री तक भी कहीं ना कहीं ये बात पहुंची और उन्होंने सख्त संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नदियों और नहरों से कम जो उनका परित क्षेत्र है, हरित क्षेत्र है, उस हरित क्षेत्र तक किसी भी तरीके का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मुख्यमंत्री को निर्देशित किया है कि नदियों और नहरों के पास से जितना हरित क्षेत्र है वो सब जमीन कब्जा मुक्त कराई जाए और नदियों को अपना पुराना स्वरूप दिया जाए। इसी क्रम में सुदर्शन न्यूज की खबर पर प्रमुखता से ये ऐसा देखा गया है कि नदियों और नहरों पर हुए अवैध कब्जे को कब्जा मुक्त कराया गया है और नदियों को अपना पुराना स्वरूप मिल सका है। सुमित टंडन, सुदर्शन न्यूज, मुरादाबाद। अब खबर यूपी के मथुरा से है, जहां पर मथुरा में नेशनल हाईवे पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि दो लोग बाइक पर आ रहे थे और पीछे से बाइक सवारों ने पीछे बैठे युवक के सर में गोली मारी है। मृतक प्रेम सिंह छाता कस्बे का निवासी है और फैक्ट्री में काम करता था। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है, आगे की कार्रवाई जारी है। आज रात्रि लगभग 10:15 बजे एक व्यक्ति जिनका नाम प्रेम सिंह था, वो अपने फैक्ट्री से काम करके अपने साथी के साथ लौट रहे थे। ये मोटरसाइकिल पे पीछे बैठे हुए थे तथा इनका साथी मोटरसाइकिल चला रहा था। छाता कस्बे पहुंचने से लगभग 500 मीटर पहले जो साथी था, उनका कहना है कि पीछे से एक दूसरी बाइक पे दो लोग आए जिन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ था और उन्होंने जो पीछे बैठे व्यक्ति प्रेम सिंह को सर में सटाकर गोली मार दी। और उसके बाद जो साथी था इनका, उसने पुलिस को सूचना दी। तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची और घायल को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पे डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और परिजनों से बातचीत की गई है। अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। घटना के मोटिव के बारे में पता लगाया जा रहा है। हमारी कई टीमें इस घटना के अनावरण में लग गई है, जो आसपास के कैमरे तथा अन्य जो मोहल्ले के लोग हैं उनसे जानकारी कर रही है मोटिव के बारे में। और हमें पूरा विश्वास है कि जल्दी इस घटना का अनावरण होगा और जो दोषी हैं उनको पकड़ के कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई उनके विरुद्ध सुनिश्चित की जाएगी। अब खबर यूपी के संभल से है, जहां पर यूपी के संभल में कार सवार बदमाशों ने शराब दुकान के सेल्समैन का तमंचे की नोक पर अपहरण कर लिया है। आपको बता दें कि सरेआम अपहरण की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में दबिशें देकर पुलिस ने अपहरण किए हुए सेल्समैन को सकुशल बरामद कर लिया है। वहीं बदमाश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अपहरण में प्रयुक्त कार बदमाश के पास से बरामद कर ली गई है और इस पूरे मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। 24 जून की रात्रि को गुन्नौर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि प्रदीप पुत्र यशपाल, जो कि गुन्नौर स्थित एक शराब की दुकान में सेल्समैन है, का इको गाड़ी में कुछ लोगों द्वारा अपहरण कर लिया गया है। इस सूचना पे तुरंत थाना गुन्नौर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और अपराध की बरामदगी हेतु टीम का गठन किया गया, जिसके चलते हुए क्षेत्र में नाकाबंदी की गई और संदिग्धों पर दबिश दी गई, जिसके कारण अपराध प्रदीप को सकुशल बरामद कर लिया गया है तथा घटना में नामित एक अभियुक्त कृष्णपाल उर्फ विनोद सन ऑफ गिरीश को मई को कार गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के संबंध में जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि एक माह पूर्व उक्त शराब की दुकान पर सेल्समैन और एक चंद्रहास उर्फ काले निवासी रजपुरा के बीच में शराब की कीमतों को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते हुए चंद्रहास निवासी रजपुरा प्रदीप और अन्य सेल्समैन से रंजिश मानता था और उनसे बदला लेने की फिराक में था। कल रात्रि को जब प्रदीप अपने सेल्समैन साथी के साथ मोटरसाइकिल से वापस जा रहा था तो मौका देखकर चंद्रहास ने अपने साथियों के साथ इको गाड़ी में ये घटना कारित की। अब तक इसमें एक नामजद अभियुक्त गिरफ्तार हो चुका है तथा इसके घटना में अन्य 4 व्यक्ति की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है। शीघ्र ही उनको गिरफ्तार कर इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब खबर यूपी के मथुरा से है, जहां पर फूड पॉइजनिंग का 10 श्रद्धालु शिकार हो गए हैं। आपको बता दें कि वृंदावन के राधा निवास क्षेत्र स्थित रमन वाटिका में श्रद्धालु रुके हुए थे। दरअसल दूषित पदार्थों की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है और इसको लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते मथुरा में आए दिन फूड पॉइजनिंग की घटनाएं सामने आती रहती है। यहाँ पर 10 आदमी आया था कल, आज सुबह से आया 10 आदमी का, एक आदमी चला गया, एक लड़की, उसका नाम टोटल कितने बीमार है? 10 आदमी। 10 आदमी बीमार है। हाँ।
ठीक है, तो कल रात में आपने होटल में खाया था? नहीं नहीं, तो कहाँ खाया? वही बासा में ही पका के खाया। बस में ही पका के खाया? हाँ हाँ हाँ। तुम्हारा अपना पुजारी भंडारी आया? भंडारी आया। देखिए, जो अभी प्रारंभिक सूचना मिली है, रमन वाटिका आश्रम है, वहाँ पर कुछ भोजन करने के बाद 8 लोगों को डायरिया और उल्टी की शिकायत हुई। उनको तत्काल जो 100 सैया हॉस्पिटल वृंदावन में उसमें एडमिट कराया गया है, जहाँ उनकी कंडीशन, चिकित्सकों से बात हुई, उनकी कंडीशन पूरी तरह से स्टेबल है। और फूड की टीम भी हमने रमन वाटिका भेजा है, जिससे वो फूड का सैंपलिंग कर सके, और अगर कोई अनियमितता वहाँ उसके स्तर पर हुई है तो उसकी भी जानकारी दे करके उस पर कार्रवाई कर सके। तो इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं, और इस तरह की घटनाएं पुनः न हों, इसको लेकर के हम लोग वहाँ के जो आश्रम और मठ के लोग हैं उनके साथ एक बैठक भी जल्द ही करेंगे और एक निर्देश जारी करेंगे कि चूँकि मौसम अब मानसून लगभग आ चुका है, आने ही वाला है, तो इस तरह के समय में बासी खाना या सड़ा गला खाना खाने से इस तरह की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। तो जो भी खाद्य पदार्थ सर्व किए जाएँ उसकी गुणवत्ता का जरूर ध्यान रखा जाए, जिससे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। अब खबर यूपी के प्रयागराज से है, जहां पर नए पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा ने सोमवार के दिन पदभार ग्रहण किया। तो वही मंगलवार के दिन उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए, प्रेस वार्ता करते हुए अपनी प्राथमिकताओं को विस्तार से बताया है। पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि आगामी महाकुंभ को लेकर पुलिस की पहली प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला प्रयागराज में लगने वाला है, जिसको लेकर पुलिस ने बड़ी जिम्मेदारी ली है और कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा की मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है। देखिए, कमिश्नरेट प्रयागराज में इस समय सबसे प्रमुख जो हमारी प्राथमिकता रहेगी वो आगामी महाकुंभ को में कुशल और प्रभावी पुलिस व्यवस्था देने की रहेगी। उसके लिए हम सारे प्रबंध करेंगे और समय से टाइम लाइन निर्धारित करते हुए समय से सारी कार्रवाई संपूर्ण की जाएगी। उसमें हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि हम टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर सकें और टेक्नोलॉजी बेस्ड पुलिस व्यवस्था दे सकें। हमारी एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग का भी हम इस्तेमाल करते हुए न केवल कुंभ में बल्कि अपनी रूटीन पुलिसिंग जो है उसको भी इम्प्रूव करने का हमारा पूरा प्राथमिकता है, और इसमें हम अपराध नियंत्रण में भी फर्क देखना चाहेंगे और साथ ही साथ जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है उसको भी बेहतर करना चाहिए। अब खबर राजस्थान से है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में जज IAS RAS की फर्जी सीलों से जमानत देने वाला आरोपी पकड़ा गया है। आपको बता दें कि आरोपी एडवोकेट बनकर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में नेटवर्क चला रहा था, तो वही कोर्ट में पकड़ा गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 4 साल से फर्जी सीलों से प्रमाण पत्र बनाकर अब तक 500 से ज्यादा जमानतें दिला चुका है। सगे भाई के साथ कोर्ट में पकड़ा गया है, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया। ये SCM कोर्ट में 21 तारीख को एक जमानतनामा पेश हुआ था, इसमें फर्जी जमानत शंका होने से मजिस्ट्रेट साहब ने हमें बुलाया एवं रेडर साहब की तरफ से FIR पेश की, जिस पर मैंने SI ने अनुसंधान किया। दौरान अनुसंधान अभियुक्त की गाड़ी की तलाशी ली तो उसकी गाड़ी के अंदर 75 सीलें विभिन्न विभाग की, जिसमें DYSP, SCM कोड, CGM कोड, थाना अधिकारी, पटवारी, पंजीयन कार्यालय, SDM कार्यालय एवं तहसीलदार, विभिन्न विभागों की अलग अलग कुल 75 सीलें बरामद हुई, जिनके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। अभियुक्त द्वारा कहाँ उपयोग में ली गई एवं अभियुक्त द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाकर कहाँ जमानतें पेश की, उसके संबंध में भी अनुसंधान किया जा रहा है। प्रकरण में और आगे बाद अनुसंधान के अगर आवश्यकता हो तो और गिरफ्तारी होगी। अनुसंधान जारी। मध्य प्रदेश के धार जिले के ग्राम घाटा बिलोद में सब्जी की दुकान लगाने वाले मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू लड़की के साथ छेड़छाड़ कर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि नाबालिग छात्रा के साथ मुस्लिम युवक ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया और इस घटना से आक्रोशित होकर हिंदू समाज द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि आरोपी सलमान और उसकी अवैध रूप से अतिक्रमण की गई दुकान पर तत्काल कार्रवाई की जाए और इसके बाद पंचायत ने कुछ समय बाद JCB से अवैध रूप से बनी सब्जी की दुकान को तोड़कर इस पर कार्रवाई की गई है। हाँ, आज दोपहर करीब 12 बजे की घटना है। एक सलमान नाम का लड़का है जो सब्जी भाजी का ठेला लगाता है। एक 15 वर्षीय बालिका के साथ उसने छेड़छाड़ की घटना कारित की है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना पीतमपुर पर महिला अधिकारी द्वारा बालिका के बयान लिए गए और उसके तहत
छेड़खानी एवं नाबालिग बालिका के पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी को भी हिरासत में ले लिया गया है। अब खबर मध्य प्रदेश के सीधी जिले से है, जहां पर मध्य प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश पर सीधी के दोहनी विधानसभा क्षेत्र में शून्य शक्ति शिविर लगाया गया है। आपको बता दें कि शिविर में माध्यम के पात्र से हितग्राही को मध्य प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं का सही तरीके से लाभ दिलाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होकर हितग्राहियों को लाभ पहुंचा रहे हैं। और शिविर में उपस्थित मुख्य अतिथि दोहनी विधानसभा के विधायक कुंवर सिंह टेकाम से खास बातचीत की गई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए जरा। दोहनी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक सर, आज पूरे मध्य प्रदेश में एक शून्य शक्ति अभियान शिविर के तहत चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मंशा है कि हमारे पूरे प्रदेश में कोई भी समस्या या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पात्र हैं और उन योजनाओं से वंचित रह गए हैं, उनको लाभ देने के लिए शिविर चलाया जा रहा है, जिससे उनका आवेदन आ जाए और उनको पात्रता के हिसाब से उनको उन योजनाओं का लाभ मिले। इसलिए शून्य शक्ति शिविर का नाम दिया गया है और ये लगातार, जैसे अभी बोले हैं कि 20 जून से लेकर 9 जुलाई तक चलेगा। तो उस बीच में ये पूरे ग्राम पंचायतों में लगा करके सभी अधिकारी कर्मचारी जाते हैं, आवेदन पत्र देते हैं और उसका लाभ होने का काम करते हैं। हम लोगों का मंशा है कि जितने भी सरकारी योजनाओं का 100% लाभ आम जन तक पहुँचे, उसका लाभ उठाएं। दूसरा, हम लोगों ने जल संवर्धन अभियान अभी चला रहे हैं, जिसके तहत हम जो नदी तालाब या सूखे हुए जैसे या बिगड़े हुए जो नदी हैं, फट गए हैं, उनका भी जल संवर्धन के तहत उनका भी सफाई का काम कर रहे हैं, नारीकरण का काम कर रहे हैं, वृक्षारोपण भी कर रहे हैं, जिससे हमारा जो है पर्यावरण बचा रहे, साथ साथ में वो हमारी जीवनदायिनी है। तो ये काम कर रहे हैं और इसके लिए शिविर चलाया जा रहा है, साथ साथ में ये जल गंगा चलाया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर विकास प्राधिकरण के नए सीईओ नरोत्तम भार्गव ने अधीनस्थ अधिकारियों सहित कर्मचारियों की उपस्थिति में जनसुनवाई की है और साथ ही कहा है कि आमजन की समस्या जैसे नामांतरण, लीज, रेंट, फ्री होल्ड और साथ ही साथ अतिक्रमण सहित भवन एनओसी की आमजन की समस्या के लगभग 15 आवेदन प्राप्त हुए, जिसका मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। अभी लगातार मेरे पोस्टिंग के बाद से लोग आ रहे हैं, काफ़ी उलझने लोग अपनी बता रहे थे, तो मैंने उसके लिए अभी उनको नियमित सुन रहा था। वैसे चूँकि पूरा दिन लोग बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, तो मैंने उसके लिए व्यवस्थित, शासन के भी निर्देश हैं, पर व्यवस्थित जन सुनवाई शुरू की है और आज करीब 15 लोग अभी आए हैं, जिनकी समस्याओं का हम तत्काल निराकरण कर दिया या आज कर देंगे। जिनमें प्रॉब्लम है, जिन लोगों के काम में, उनको हम थोड़ा समय लेके जांच करके करेंगे और इस तरह हम लोगों की समस्याओं का बहुत शीघ्र निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। आज करीब 15 लोग आए हैं अभी तक और उनमें से अधिकांश निराकरण भी किए हैं। कुछ लोग सामान्यतः नामांतरण, लीज, फ्री होल्ड करना और अतिक्रमण, या कुछ एक लोगों का ये भी कहना है कि उनके जो राशि जमा होनी है फ्री होल्ड की या जिस भी तरह के टैक्सेज हैं वो ज़्यादा हैं, तो उनका हम एक बार रिकैलकुलेशन कर ले रहे हैं और उसके बाद अगर वो सही हैं तो उनकी मानेंगे, अन्यथा हम उनसे राशि जमा कराएंगे। अब बात मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की करेंगे, जहां पर शहर में स्थानीय नवीन भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 25 जून को आपातकाल के रूप में काला दिवस मनाया गया, जिसमें जिले के मीसाबंदी में सरकार का विरोध कर समाज सेवियों ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा सम्मानित किया गया है और उन दिनों के अनुभवों के बारे में जानकारी साझा की गई है और किस तरह से असंवैधानिक रूप से यहाँ पर चीज़ों का अधिकार का जो हनन किया गया है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। संसाधनों का जो दुरुपयोग किया गया है उसके बारे में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आम जनता को जानकारी दी गई है। हालांकि इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे हैं। कर्नाटक के चिक्कोड़ी में 1975 में देश में आपातकाल लगाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद अन्ना साहेब जोले, विधायक
शशिकला जोले और विधायक दुर्योधन एहोले और कई अन्य लोगों के नेतृत्व में शहर में भाजपा कार्यालय से एक भव्य जुलूस निकाला गया है, जिसे पुलिस ने रोक दिया गया। पुलिस प्रशासन के द्वारा और बीजेपी जिला अध्यक्ष सतीश अप्पाजी गोल को गिरफ्तार कर पुलिस बस में बुलाया गया। हालांकि बाद में कार्यकर्ताओं और नेताओं को रिहा भी कर दिया गया। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।